साल 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर एक खतरनाक अटैक की तैयारी की जा रही थी। 5000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी ट्रेन सोल्जर्स एलओसी को क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे और इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी बहादुरी से रिटेलिएट करते हैं और देखते ही देखते 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया ये युद्ध इतिहास के खतरनाक वॉर्स में से एक बन जाता है। एक ऐसा वॉर जिसमें बहादुरी की सीमा से परे परीक्षा ली गई और जमीन के हर इंच की कीमत खून से चुकानी पड़ी। कारगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा किया था और फिर भारतीय सेना ने उन चोटियों को पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ाने के लिए एक युद्ध लड़ा जिसे आप कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। 84 दिन तक चले। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन। तो क्या था कारगिल वॉर और कैसे शुरू हुआ था और एग्जैक्टली इस वॉर के पीछे किसका हाथ था और कैसे भारत ने खून, बलिदान और अटूट इच्छा शक्ति के साथ अपनी जीत करी इस युद्ध में। 1998 को इंडिया दूसरी बार 11 और 13 मई को एटॉमिक बॉम्ब की सक्सेसफुली टेस्टिंग करता है पोखरण राजस्थान में और इसके कुछ ही दिन बाद 28 मई को पाकिस्तान भी सक्सेसफुली टेस्टिंग कर लेता है। अब दोनों ही कंट्रीज एटॉमिक पावर की लिस्ट में शामिल थी और जाहिर सी बात थी कि अगर दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच में वॉर होता तो ये वॉर बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता था। इसी सिचुएशन को समझते हुए 19 फरवरी 1999 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर की बस यात्रा करते हैं और 21 फरवरी को पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ लाहौर डिक्लेरेशन को साइन करते हैं। वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पोएम्स भी रिसाइट करी थी, जैसे हम पड़ोसी हैं, हम दोस्त भी बन सकते हैं, हम जंग ना होने देंगे। बट इसके 3 महीने बाद कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। 3 मई 1999 को बटालिक रीजन के एक छोटे से गांव में एक लोकल शेपर्ड थे, ताशी नाम के आदमी। उन्होंने अपनी याक खो दी थी। वो अपने दोस्त के साथ अपनी याक को ढूंढ रहे थे। वो दूरबीन से अपनी याक को खोज रहे थे, तभी उनकी नजर कुछ लोगों पर गई और उन्होंने वहां पर कुछ अजीब सा होता हुआ देखा। उन्होंने देखा वो लोग पत्थरों की डिगिंग करके बंकर्स बना रहे थे और उनके हाथ में हथियार भी थे। इन्हें शक हुआ कि ये लोग एलओसी की दूसरी साइड से आए हैं, तो इन्होंने बिना किसी देरी किए हुए ये खबर इंडियन आर्मी की नियरेस्ट पोस्ट पर दी। फिर इंडियन आर्मी ने इस इन्फॉर्मेशन को चेक किया और पता चला कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। इंट्रूजन्स को रिपोर्ट किया गया दराज, काक्शर और मस्को के सेक्टर में। ओवरऑल ये लोग 130 से ज्यादा पोस्ट को ऑक्यूपाइड कर चुके थे और इनका एम था नेशनल हाईवे NH1 को ब्लॉक करने का। ये ब्लॉक करने से कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ कर सकते थे। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन बद्र। 10 मई से पहले इंडियन आर्मी को लग रहा था कि ये काम मुजाहिदीन का है, बट 9 मई को पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के एम्यूनेशन डंप को टारगेट किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे इंडिया को करोड़ों का नुकसान हुआ। 10 मई तक इंडियन फोर्सेस जान चुकी थी कि दराज, काक्शर और मस्को के सेक्टर्स में पाकिस्तानी आर्मी की भारी इन्फिल्ट्रेशन हुई है और ये लोग भारत के एलओसी वाले हिस्से में 150 किलोमीटर तक फैल चुके हैं। पाकिस्तानियों का इस तरह एलओसी को क्रॉस करना 1971 में किए गए शिमला एग्रीमेंट का डायरेक्ट ब्रीच था, जिसे प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों नेबरिंग कंट्रीज ने ये एग्री किया था कि एलओसी को कभी भी वायलेट नहीं किया जाएगा और अगर कोई इशू हुआ तो पीसफुल रिजोल्यूशन निकाला जाएगा थ्रू बायलैटरल अप्रोचेस से। 15 मई को काक्सर एरिया में ऑफिसर सौरभ गालिया के साथ 5 जवानों को पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है, जहां अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी आर्मी द्वारा इनके ऊपर हमला किया जाता है और फिर 22 दिनों तक इन सैनिकों को पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी कैद में रखा और इनके ऊपर एक्सट्रीम टॉर्चर्स भी किया। फिर जब इन सैनिकों के सब को लौटाया गया तब इंडियन आर्मी के हर जवान के अंदर पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए भयानक गुस्सा भरा हुआ था। फिर इंडियन डिफेंस फोर्स ने रिटेलिएट करने के लिए एक काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसका कोड नाम था ऑपरेशन विजय। Operation Vijay, which was launched by the Indian Army to recapture the Indian territories captured by the Pakistani intruders in the Kargil Dras sector in 1999. हजारों आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया और कारगिल सेक्टर में भेजा गया। उस टाइम पर चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। इंडियन आर्मी की मदद करने के लिए और मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया।
26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालना। एयरफोर्स को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो किसी भी कंडीशन में एलओसी को क्रॉस ना करे। ऐसा इसलिए कहा गया था ताकि वॉर बड़ा ना हो जाए। इंडिया ने काफी कंट्रोल दिखाया और एलओसी को क्रॉस नहीं किया और बाकी कंट्रीज को दिखाया कि ये तो एक डिफेंसिव वॉर है। इसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स एलओसी को क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में घुस आए हैं, हम तो उन्हें बस बाहर निकालना चाह रहे हैं और हमें कोई भी शौक नहीं है पाकिस्तान में जाके बॉम्बिंग करने का, हम तो बस अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा करके इंडिया को बाकी कंट्रीज से सपोर्ट मिला इस कारगिल वॉर में और इस वजह से उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर बनाया कि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को वापस बुला ले। अब सारी कंट्रीज को पता था कि इंडिया सही है और पाकिस्तान गलत। मंत्री वाजपेयी के सख्त निर्देश थे कि एलओसी को पार नहीं करना है। अब एयरफोर्स के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। इसके बावजूद आईएफ ने कारगिल युद्ध में बड़ा असर डाला। कारगिल में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया। जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा और पाकिस्तानी सोल्जर्स हाई पीक्स पर बैठे हुए इंडियन सोल्जर्स को मारे जा रहे थे, तब एयरफोर्स की मदद की जरूरत हुई। तब एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी को कवर दिया, जिसकी वजह से आर्मी इन हाई पीक्स पर चढ़कर हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर पाई और साथ ही साथ एयरफोर्स ने सोल्जर्स को जरूरी सामान भी प्रोवाइड किया। इस वॉर में पाकिस्तानी आर्मी को एक एडवांटेज मिली हुई थी कि वो लोग हाई पोजीशन पर बैठे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज इजीली इंडियन सोल्जर्स पर निशाना लगा पा रहे थे और साथ में इस रीजन में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती थी और जैसे जैसे इंडियन सोल्जर्स ऊपर चढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती। ऐसी कंडीशंस में सोल्जर्स के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तानी आर्मी के पास इस एडवांटेज होने की वजह से ऑपरेशन सफेद सागर को लॉन्च किया गया था। 28 मई को मैक 27 एयरक्राफ्ट चलाने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जो बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला कर रहे थे, उसी समय उनके प्लेन को डैमेज कर दिया गया और उन्हें कैप्चर कर लिया गया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के चलते उन्हें वापस लौटा दिया गया। फिर इसके बाद एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला और पहले से बेटर फाइटर एयरक्राफ्ट का यूज किया, जैसे मैक 21, मैक 23, मैक 27 और सबसे जबरदस्त मिराज 2000 का यूज किया, जिसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम थे जो एनिमी की पोजीशन को पता लगा देते थे। इसे लेजर गाइडेड बॉम्ब से प्रिसीजन अटैक में लाया गया, जिसकी वजह से एयरफोर्स ने दुश्मनों की पोजीशन फाइंड करी और उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करी और साथ में ही पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन को इंडियन सोल्जर्स से शेयर किया, जिससे आर्मी प्लान करते हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स को निपटाती गई। इंडियन नेवी ने भी अपना ऑपरेशन चालू कर दिया। इस ऑपरेशन का गोल था पाकिस्तान के ट्रेड रूट को कट ऑफ करना। इंडियन नेवी ने अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट्स को अरेबियन सी में शिफ्ट कर दिया। इंडिया की नेवल पावर उस टाइम पर पाकिस्तान की नेवल पावर से 6-7 गुना ज्यादा हुआ करती थी। इंडियन नेवी ने 15 जून को कराची तट से कुछ ही समुद्र मील की दूरी पर अपने जहाज तैनात कर दिए। इंडियन नेवी की स्ट्रेटजी से पाकिस्तान इतना प्रेशर में आ गया था कि उसने अपने ऑयल टैंकर्स और शिप को कराची से कर कहीं और शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इंडियन नेवी ने पाकिस्तान का सी ट्रेड और ऑयल ट्रेड पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बढ़ने लगी, जिससे सरकार पर भी दबाव बढ़ गया। इंडियन नेवी का अटैक भले ही साइलेंट था, बट ये एक पावरफुल विक्ट्री थी। टोलोलिंग की लड़ाई 16,000 फीट पर लड़ी गई। टोलोलिंग पहाड़ी को रिकैप्चर करना इंडियन फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल टास्क था। ऐसा इसलिए क्योंकि 16,000 फीट की हाइट पर चढ़ना, वो भी -5 डिग्री सेल्सियस टू -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी की ब्लैंकेट फायरिंग, जिसकी वजह से सोल्जर्स के लिए दिन में चढ़ना काफी मुश्किल होता था। इसलिए सोल्जर्स अपना सफर रात में करते, जिससे उनकी मूवमेंट का पता न चले। अक्सर सोल्जर्स को बुलेट बम या 2 किलो राशन में से एक को चुनना होता था और हमारे सोल्जर्स हमेशा बुलेट बॉम्ब्स को ही चुनते थे। इस पहाड़ी पर चढ़ने वाली आर्मी यूनिट में 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन और कई ऑफिसर शामिल थे, जिसमें से एक कैप्टन अजीत सिंह भी थे। मेजर राकेश अधिकारी ने कंपनी को लीड किया, जिन्होंने कोशिश करी पहाड़ी पर चढ़ाई करने की। इनकी कंपनी सक्सेसफुल हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली जब ये टॉप से 15 मीटर दूर थे, तब पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी।
मेजर अधिकारी और इनके साथ 2 सोल्जर शहीद हो गए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। दुश्मन की फायरिंग के कारण इनकी कंपनी ने बड़े पत्थरों के पीछे पोजीशन ले ली, लेकिन जैसे ही ये बचे हुए सोल्जर्स पत्थरों से थोड़ा सा साइड होने की कोशिश करते, ऊपर से फायरिंग शुरू हो जाती, जिस कारण ये सोल्जर्स बीच में ही फंस जाते हैं। टोलोलिंग को रिकैप्चर करना फिर इंडियन आर्मी ने अपनी करंट प्रायोरिटी बनाई। फिर इन सोल्जर्स की मदद करने कर्नल रविंद्रनाथ आगे आए, जिन्होंने 90 सोल्जर्स के साथ ऊपर की चढ़ाई शुरू करी। फिर 12 जून को ये सक्सेसफुल हुए बीच में फंसे सोल्जर तक पहुंचने में। अब वो दुश्मनों से सिर्फ 1000 फीट की दूरी पर थे। कर्नल रविंद्रनाथ ने सोल्जर्स को मोटिवेट किया और फिर वो लोग आगे बढ़े। 4 घंटे तक हैवी फायरिंग चली। 10,000 से ज्यादा सेल्स और 120 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स की फायरिंग हुई। इस जगह पर इतनी फायरिंग हुई कि बाद में इस रिज लाइन को नाम दिया गया बर्बाद बंकर। आर्मी का प्लान ये था कि सोल्जर्स को 3 टीम में डिवाइड किया जाएगा, अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। पहली टीम फ्रंटल अटैक लीड करेगी, दूसरी टीम पीछे से जाएगी दूसरी साइड के क्लिफ की एक लोअर रिज पर, और तीसरी टीम कवर फायर देगी। दुश्मन को पीछे की साइड से मेजर विवेक गुप्ता के प्लेटून ने अटैक किया। हैंड टू हैंड बैटल हुआ और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेजर विवेक गुप्ता और उनके साथ 6 सोल्जर शहीद हो गए, लेकिन ये सारे सोल्जर्स सक्सेसफुल रहे टोलोलिंग को रिकैप्चर करने में। अब इंडियन सोल्जर्स रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने ठान लिया था पाकिस्तानियों को मारने का। टोलोलिंग के नॉर्थ में एक और ऊंची पहाड़ी थी जिसका नाम था पॉइंट 5140। इसकी ऊंचाई थी 17,000 फीट। टोलोलिंग और पॉइंट 5140 के बीच में 10 हम्स थे। इंडियन आर्मी ने इन हम्स को तो कैप्चर कर लिया था, लेकिन पॉइंट 5140 को कैप्चर करना अभी बाकी था और इसे वापस रिकैप्चर करने का टास्क लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को दिया गया था। इसके बाद सोल्जर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह। दोनों लेफ्टिनेंट से कहा गया आप अपना सक्सेस सिग्नल चूज करें। तब लेफ्टिनेंट संजीव ने चूज किया ओ या और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने चूज किया ये दिल मांगे मोर। Officer, whosoever it was, he said me my code name was Shersha. Or company's success signal was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. इनका प्लान था हिल्स को 2 डिफरेंट डायरेक्शन से क्लाइंब किया जाए। 20 जून को दोनों ग्रुप्स ने चढ़ाई शुरू कर दी और दोनों ग्रुप्स अपने ऑपरेशन में सक्सेसफुल रहे। कई घंटों के बैटल के बाद पॉइंट 5140 को इंडियन सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोट कर दिया गया इस सक्सेसफुल मिशन की वजह से कैप्टन की रैंक पर। इसी पॉइंट को कैप्चर करने पर इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी मिली, क्योंकि यही वो पॉइंट था जहां पाकिस्तान के कई डॉक्यूमेंट्स को रिकवर किया गया था। ये भी एक मेजर पॉइंट था। टाइगर हिल की एक साइड 1000 फीट की हाई वर्टिकल क्लिफ थी। इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि इसी साइड से चढ़कर हम दुश्मनों को सरप्राइज करेंगे। इस मिशन को 22 सोल्जर्स ने पूरा करने का ठाना। इनमें से एक सोल्जर थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने वॉलंटियर किया था ये मिशन करने के लिए। इस 1000 फीट के वर्टिकल क्लिफ के आधे हिस्से तक ये पहुंचे थे, तभी दुश्मनों को इनके बारे में पता चल गया और फिर दुश्मनों ने इनके ऊपर मशीन गन की फायरिंग की और रॉकेट्स बरसाए। इस फायरिंग में 2 सोल्जर शहीद हो गए, पर योगेंद्र सिंह यादव रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। सिर्फ 60 फीट ही दूर थे, तभी इनको 3 बुलेट्स लग जाती हैं। इसके बावजूद भी ये रुकते नहीं हैं और टॉप तक पहुंचते हैं और वहां पर ग्रेनेड फेंककर 4 दुश्मनों को मार देते हैं। इतनी घायल हालात में होने के बावजूद इन्होंने एक दूसरे बंकर पर भी अटैक किया और इनकी टीम के बाकी और जो मेंबर्स थे वो इनकी बहादुरी को देखकर इतना मोटिवेट हो गए कि वो भी ऊपर तक चढ़कर गए और टाइगर हिल पर बैठे दुश्मनों को गोलियों से छल्ली कर दिया, जिसके बाद ये मिशन सक्सेसफुल हो गया। दूसरी तरफ बाकी हिल्स को भी कैप्चर करने के लिए मिशन चल रहे थे, जिनमें से एक था पॉइंट 4875 को रिकैप्चर करने का। इस मिशन के लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा को ही असाइन किया गया। इस टाइम पर इनके साथ इनके बैटल कॉम्पेनियन थे कैप्टन अनुज नायर। ये लोग 8 जुलाई को भी इस मिशन को सक्सेसफुल कर लेते हैं। मिशन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था, लेकिन इसी वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा एक दूसरे सोल्जर लेफ्टिनेंट नवीन आनाबेरू को रेस्क्यू करने के लिए बंकर से बाहर निकले, तभी दुश्मन की गोली सीधे कैप्टन बत्रा की चेस्ट पर जाकर लगी और भारत ने अपने एक और वीर शेर को खो दिया। इंडिया ने पॉइंट 4875 को तो जरूर जीत लिया, लेकिन 2 हीरोज कैप्टन विक्रम बत्रा और अनुज नायर को खोना पड़ा। आज के दिन इस पॉइंट को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 4875 की बैटल के साथ कारगिल में भारत की जीत भी तय थी। इसके 2 दिन बाद 11 जुलाई को पाकिस्तान आर्मी ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया था और इंडियन आर्मी ने जो मेजर पॉइंट्स थे बटालिक में उन्हें भी कैप्चर कर लिया था। 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन विजय को एक सक्सेस डिक्लेयर करते हैं और 26 जुलाई को कारगिल की जंग ऑफिशियली खत्म हो जाती है, जब इंडियन आर्मी अनाउंस करती है कि सारे इंट्रूडर्स को
कम्प्लीटली एविक्ट किया जा चुका है। फिर इसके कुछ महीने बाद अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में खून खराबा होता है, जहां पर नवाज शरीफ को हिरासत में कर लिया जाता है और पाकिस्तान के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देते हैं। पूरे देश में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और देश को टेक ओवर कर देते हैं। इसके बाद में सबको पता चल जाता है कि परवेज मुशर्रफ ही चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे इस कारगिल वॉर के पीछे। पाकिस्तानी आर्मी का मिलिटेंट्स के बेस में LOC को क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में घुसना ये इनके ही दिमाग का आइडिया था। वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ क्लेम करते हैं कि उन्हें इसका कोई आइडिया ही नहीं था। इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल जो कि है परमवीर चक्र, ये अवार्ड किया जाता है 4 सोल्जर्स को। कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस कारगिल वॉर में इंडिया के 527 सोल्जर्स शहीद हुए और 1300 सोल्जर्स इंजर्ड हुए।